हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्योति खुराना और आप मुझे देख रहे हैं टारगेट फॉर आईक्यू पर। जैसे कि आपको पता है, आईपीसी की हम एक वीडियो ऑलरेडी निकाल चुके हैं जहां पे हम लोगों ने काफ़ी रेलेवेंट केस लॉज के बारे में डिस्कस करा था, यूपी एपीओ और स्टेट जुडिशरीज को मद्देनज़र रखते हुए। तो आज हम आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो लेकर आए हैं आईपीसी के अंदर, जहां हम यूपी एपीओ के अंदर जो केस लॉज आ चुके हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और जो बाकी केस लॉज हैं जो कि रेलेवेंट हैं आपके और एग्जाम्स के लिए उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला केस लॉ जो है वो है आर वर्सेस डडली एंड स्टीफेंस। ये 2015 के अंदर आपका यूपी एपीओ में आ चुका है, तो ये काफ़ी रेलेवेंट बन जाता है और रिपीट होने के काफ़ी चांसेस होते हैं, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो केस लॉ है ये सेक्शन 81 ऑफ आईपीसी के ऊपर बेस्ड है, जो कि कहता है दैट जहाँ पे एक्यूज जो होता है उसको चूज करना पड़ता है स्मॉलर हार्म को इन ऑर्डर टू अवॉइड अ बिगर हार्म। और ये चीज़ सेक्शन 81 दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। पहला, दैट नेसेसिटी नोज नो लॉ एंड नेसेसिटी ओवरकम्स द लॉ। इस केस लॉ को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि आप और आपके दो दोस्त और एक बोट पे फंस जाते हैं, जहाँ पर आप लोगों के पास ना खाने को है ना कुछ है, ओपन बोट है और समुद्र है, कुछ नहीं है खाने को, हालत ऐसी हो गई है कि कुछ नहीं मिल रहा है। तो क्या आपका सोचना दूसरे दोस्त के साथ मिलके कि मैं तीसरे दोस्त को मार दूं ताकि हम लोग सरवाइव हो सके, क्योंकि ये वीकेस्ट है और यंगेस्ट है और ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकता। तो क्या इस सिचुएशन के अंदर आपका और आपका दोस्त का ये सोचना कि मैं तीसरे दोस्त को मार दूं ताकि हम लोग सरवाइव कर सकें, हम लोग बच सकें, तो क्या इस केस के अंदर ये नेसेसिटी माना जाएगा? क्या इसे हम एज अ डिफेंस यूज़ कर सकते हैं? यही कुछ ऐसे फैक्ट से मिलते जुलते आर वर्सेस डडले में, जिसके अंदर ये पाया गया कि जो सेल्फ प्रिजर्वेशन है इज़ नॉट एब्सोल्यूट नेसेसिटी। यहाँ पर आपको खुद को बचाने के लिए आप इसका डिफेंस नहीं लेंगे कि भाई हम किसी और को मार दें। और ये भी बोला गया कि नो नेसेसिटी जस्टिफाइज किलिंग ऑफ ह्यूमन नेचर। आप किसी ह्यूमन को मार रहे हो ये जस्टिफिकेशन देकर कि हमें अपने आप को बचाना था, दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड। इसमें आपको डिफेंस एज अ नेसेसिटी नहीं मिलेगा, राइट? अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस लॉ के ऊपर, जो कि है आर एस नायक वर्सेस ए आर अंतुले एंड अदर्स, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में ये हेल्ड करा दैट फॉर द ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन के ऑफेंस के लिए फियर या फिर थ्रेट मस्ट बी यूज्ड। फियर और थ्रेट का होना बहुत ज़रूरी है। इसको हम समझ सकते हैं आपके बेयर एक्ट के एक्सटॉर्शन के एग्जाम्पल से। एक्सटॉर्शन में आपका 383 एक्सटॉर्शन डिफाइन करता है, जहाँ पे आपकी इंटेंशन ताकि दूसरे की फियर ऑफ इंजरी में आप उसको डाल सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसका एग्जाम्पल कहता है कि ए बाय पुटिंग जेड इन फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस जेड टू साइन एंड अफिक्सेस सी टू अ blank paper and deliver it to A. Z signs and delivers the paper to A. Here as the paper so signed must be converted into a valuable security. A has committed extortion. ये कहता है यहाँ A है, यहाँ Z है। A ने fear of injury दिया Z को और Z के बदले कहा कि आप ब्लैंक पेपर पे साइन कर दो। Z ने दे दिया ब्लैंक पेपर। अब क्या है कि वो ब्लैंक पेपर को A ने कन्वर्ट करा दिया वैल्यूएबल सिक्योरिटी में, और वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कराकर उसको यूज़ कर लिया। तो इस केस में A ने एक्सटॉर्शन करा है, और एक्सटॉर्शन के लिए फियर या थ्रेट होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस केस लॉ से हमने ये समझा कि बिना फियर के मुझे या किसी और को, किसी को भी आपने बिना फियर के कोई एक्सटॉर्शन नहीं हो सकता। इसलिए एक्सटॉर्शन में फियर होना, फियर ऑफ इंजरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने समझा था आर एस नायक वर्सेस ए आर अंतुले एंड अदर्स के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं हम आर वर्सेस गोविंदा के अंदर। ये भी 2015 आपका यूपी एपीओ के अंदर पूछा जा चुका है, और ये पूछा गया था किससे रिलेटेड है,
ये बेसिकली आपका रिलेटेड है, डिस्टिंक्शन बताता है 299 और 300 के अंदर। सेक्शन 299 आईपीसी और 300 के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है, ये सारे इस केस में समझाया गया था। इसके फैक्ट्स कुछ इस तरीके से थे, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। हस्बैंड ने वाइफ को नॉकडाउन करा और अपना जो नी है वो उनकी चेस्ट पे रखा और 2-3 घूंसे मार दिए, और वाइफ की आफ्टर अ वाइल डेथ हो गई है। यहाँ पे जब हस्बैंड ने ये अपना एक्ट स्टार्ट करा, एट दैट टाइम उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो अपनी वाइफ को मारे, और साथ ही में ये भी देखा गया था कि यूजुअली किसी को 2-3 घूंसे मारना या नॉकडाउन करने से कोई मरता नहीं है, राइट। तो इसमें मेजर क्वेश्चन ये था कि जो एक्यूज्ड है उसे किस चीज़ पे चार्ज किया जाए। उसे चार्ज करा जाना चाहिए कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर या फिर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इस केस के अंदर एक्यूज्ड को हेल्ड करा गया था कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। रीजनिंग दी गई दैट केस में कोई उसकी इंटेंशन नहीं थी, एंड सेकेंडली कि इट वॉज नॉट एन एक्ट विच वुड हैव कॉज डेथ इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन में डेथ नहीं होती जो अगर एक्यूज ने जो एक्ट करा था उसके अंदर, राइट। तो हमने आर वर्सेस गोविंदा में डिस्टिंक्शन पढ़ा था, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर पे। चलिए आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रामस्वरूप। ये 2006 यूपी एपीओ में आज पूछा जा चुका है। ये केस कहता है देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। आपको कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इन्हें हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ ए है और यहाँ बी है। ए ने बी को एक जोरों के घूसा मारा, बी ने बदले में ए को भी घूसा मार दिया। अब ए ने बदले में बी को दोबारा घूसा मारा। इस केस के अंदर ए को ये जो बी ने एक्ट करा घूसा मारने का, ए को कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। रीजन भी क्योंकि ए ने शुरुआत करी थी। दो बी को जरूर मिल सकता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। आई थिंक इससे आपको काफ़ी समझ आ चुका होगा स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रामस्वरूप में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के लिए हम क्या बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा कि स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रामस्वरूप जो है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रिलेटेड है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट केस लॉ है हमारा डोमिनिक वर्के वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जहाँ पर कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स लेट डाउन करे थे रिलेटेड टू प्राइवेट डिफेंस। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं ये प्रिंसिपल्स। ये कहते हैं देयर मस्ट बी नो हार्म देन इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस। आप ज़्यादा हार्म नहीं यूज़ करेंगे जितना नेसेसरी है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने किसी को थप्पड़ मारा, बदले में किसी ने मुझे शूट ही कर दिया। इस केस के अंदर क्या शूट करना नेसेसरी था? जस्टिफाइड नहीं था इसके अंदर। तो ये इस केस में उसको प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा का जो एक्सेप्शन है। फिर इसमें केस ने कोर्ट ने ये भी देखा कि देयर मस्ट बी अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी फ्रॉम अटेम्प्ट और थ्रेट। आपके पास एक रीजनेबल एप्रीहेंशन भी होना चाहिए ऑफ डेंजर, कि आपको कोई मारने वाला या थ्रेट कर रहा है, राइट। बिना रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर के आपको ये जो प्राइवेट डिफेंस का आप यूज़ करते हैं वो आपको नहीं आपको दिया जाएगा बेनिफिट उसका। तीसरा पॉइंट जो देखा गया वो था राइट डजंट कमेंस अंटिल देयर इज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन। आपका जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो तब तक कमेंस नहीं हो सकता जब तक कि आपके पास रीजनेबल एप्रीहेंशन ना हो आपके पास। अब किसी ने आपको आज धमकी दी है कि भाई मैं आपको जान से मार दूंगा, बट लेटर ऑन आप उसको 4 दिन बाद जाके बोलते हैं कि भाई जाके शूट कराते हैं उसको। इस केस के अंदर आपके पास रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं है कोई, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट के अंदर। नेक्स्ट केस लॉ है आपका स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नालिनी। ये केस आपका 2009 यूपी एपीओ में आ चुका है। ये केस कहता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा दैट mere acquisition with the main accused or knowledge of the conspiracy is not enough. There has to be an agreement for the offense which is necessary.
क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर आपका एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, ये हमने इस केस से जाना। खाली सिर्फ अगर आपके पास एक्विजिशन है मेन एक्यूज को विद द एक्विजिशन ऑफ द मेन एक्यूज, या फिर आपके पास सिर्फ नॉलेज है कॉन्स्पिरेसी की, ये इनफ नहीं होगा आपको चार्ज करने के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। चलिए इसे एक बार थोड़ा डिटेल में समझते हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का आईपीसी में क्या कहा गया है। सेक्शन 120A के अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डिफाइन करा गया है, जहां बोला गया है 2 or more persons एग्री टू डू और कॉज टू डू। देखिए यहीं पे एग्री वर्ड यूज होता है, यहीं से हमें पता लगता है कि एग्रीमेंट कितना ज़रूरी है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में। 2 or more persons एग्री टू डू और कॉज टू बी डन। पहली चीज़ क्या एग्री करते हैं, एक इलीगल एक्ट या फिर एन एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल, मतलब कि लीगल एक्ट भी हो सकता है। बाय इलीगल मीन्स सच एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब हमने इसकी डेफिनेशन से ये देखा कि सारी चीज़ें जो आ रही हैं वो एग्रीमेंट के ऊपर आ रही हैं, इसलिए एग्रीमेंट का इम्पॉर्टेंस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ जानना। और ये चीज़ हमने जानी थी स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नालनी के केस के अंदर। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बिना एग्रीमेंट के कोई भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं होगी। ठीक है, अब लास्ट केस जो आज हम डील करेंगे वो है आपका जैकब मैथ्यू वर्सेस पंजाब। यहाँ पे हमने देखा कि जो वर्ड ग्रॉस है हैज़ नॉट बीन यूज्ड इन सेक्शन 304A बट इज क्रिमिनल लॉ दैट द नेग्लिजेंस मस्ट बी ऑफ हाई डिग्री एज टू बी ग्रॉस। आपका क्रिमिनल लॉ के अंदर नेग्लिजेंस को क्राइम मानने के लिए ये हाई डिग्री होना चाहिए, आप उसे ग्रॉस नेग्लिजेंस में अगर कंसिडर कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ ये इतने ही केसेस पढ़े। हम आपके लिए और भी सीरीज़ लेकर आएंगे जहाँ पे हम और भी रेलेवेंट केस लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे आईपीसी के, और हम लोग यूपी एपीओ के लिए मद्देनज़र रखते हुए केस लॉज बनाएंगे। और इसके अंदर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है और हम क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।